नमस्कार। लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आप लोगों का फिर से स्वागत। मित्रों, पिछली बार हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेक्स प्रॉब्लम्स के कारण आने वाली वैवाहिक समस्या है और उसके कारण होने वाले तलाक या डाइवोर्स या घटस्फोट। और पिछली बार ही मैंने बोला था कि जब सेक्स होता है और सेक्स न होने के कारण अगर कुछ डाइवोर्सेस होते हैं, यौन समस्या होने के कारण डाइवोर्सेस होते हैं, तो वो डाइवोर्सेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रतिबंध कर सकते हैं या डाइवोर्स न होने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि सेक्स प्रॉब्लम से अगर डाइवोर्स होता है, कोई लेने की इच्छा रखता है या किसी को लगता है कि अभी तो सेक्स प्रॉब्लम है, कोई फ़ायदा ही नहीं अभी अपने वैवाहिक जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति ने ये सोचना गलत है और उन्होंने सेक्स प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि उनका डाइवोर्स होना बच जाए। क्योंकि हम इस समाज से आते हैं जहाँ हम बोलते हैं कि विवाह एक संस्कार है और ये संस्कार है तो ये जिंदगी भर के लिए निभाने जैसा संस्कार है। ये कोई कमिटमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि इतने महीने करना है, इतने महीने करना है, इतने साल करना है। तो इसको हम एक जीवन संगिनी के रूप में अपनी पत्नी को समझते हैं और पत्नी भी अपने पति को जीवन साथी करके समझता है। तो ये जीवन भर निभाने का रिश्ता है और इस रिश्ते में अगर ऐसी अड़चनें आती है सेक्स प्रॉब्लम्स की, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम छुड़ा सकते हैं या उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अब सिर्फ यौन समस्याओं के कारण क्या घटस्फोट होता है या डाइवोर्स होता है या तलाक होता है? नहीं। काफ़ी तलाक एक दूसरे से न बनने के कारण या एक दूसरे का स्वभाव एक दूसरे के अनुरूप न रहने के कारण या बहुत सारी और फैक्टर्स है उसके कारण होता है। अपने यहाँ तो हिंदुस्तान में या अपने जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार पति पत्नी के अलावा पत्नी के या पति के दूसरे किसी रिश्तेदार से पति के या पत्नी के अच्छा संबंध न होने के कारण, झगड़े होने के कारण, मतभेद होने के कारण भी डाइवोर्सेस होते हैं। अपने यहाँ और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अपने यहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन काफ़ी मात्रा में डोमेस्टिक वायलेंस या कौटुंबिक हिंसाचार जिसको हम बोलते हैं, ये भी काफ़ी मात्रा में होता है। पति अपने पत्नी को छोटे मोटे कारण से मारता भी है, उसके ऊपर हिंसा भी होती है। हिंसा यानी एकदम खून ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हिंसा यानी मारना, एक झापड़ लगाना भी हिंसा हो गई। तो ये बहुत कॉमन है अपने यहाँ। मैं एक बार ऐसी एक सभा में गया था, वहाँ जो ग्रास रूट लेवल पे यानी ज़मीनी लेवल पे जो काम करने वाली महिलाएं थी, उनको जाते मैंने बोला क्यों, अपने पत्नी ने अपने कोई गलती हुई है और उसने एक अपने को झापड़ मारा है तो क्या हर्जा है? तो सब महिलाएं 40-50 महिलाएं थी, बोले हाँ हाँ सही है। तो मैं वो उत्तर सुनने के बाद हंसा और वो हंसने के बाद में उनके ध्यान में आया कि अपना सवाल का जवाब गलत था। तो अपनी पत्नी की थोड़ी मोटी छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए तो उसको मारना, वो एक झापड़ हो, हल्के से हो या कुछ भी हो, वो गलत है। क्योंकि हिस्सा मन में है और मन में रहने के वाली हिस्सा भी खराब रहती है और फिजिकल हिंसा तो और ख़राब है ही। तो ये हिंसा भी नहीं होना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं कि अपने बड़े कोई आदमी की, अपने ऑफिस में जहाँ हम काम करते हैं, बिजनेस में किसी की गलती हो जाए तो उसको झापड़ मारते हैं क्या? मार सकते हैं क्या? नहीं। और यहाँ क्यों मारते हैं? क्योंकि उसकी ताकत हमसे कम है। अब हालांकि स्त्री को अबला समझने के दिन अब गए, बट फिर भी पौरुषी मानसिकता जो है उसमें ऐसा उनका कहना, उनको लगते रहता है कि स्त्री ये अबला है क्योंकि ताकत में तो कम है ही वो, तो ताकत में कम है इसलिए उसको मार दिया तो चलेगा? नहीं चलेगा। पर हम क्या होता है कि माता पिता बच्चों को भी एक आधा चपट लगा देते हैं उसकी गलती हुई तो ये जो संस्कार या ये जो अपन बचपन से देखते आते तो अपने को लगता है एक आध झापड़ मारना कुछ हिंसा नहीं है, बट वो हिंसा है। वो व्यक्ति का, आप उसको किसके सामने झापड़ मारी गई या नहीं भी किसी के सामने मारी गई, लेकिन उसका जो स्वत्व है, सेल्फ एस्टीम है, उसको बड़ी भारी चोट पहुंचती है। शरीर की चोट शायद कोई भूल जाए, पर मन की चोट या दिल की चोट जो रहती है वो बड़ी गहरी होती है, वो इतने जल्दी मिटने वाली नहीं रहती है। और ये फिर पति पत्नी के रिलेशन में भी बाधा आती है कि पत्नी पति से डरना चालू करेंगी या उससे खौफ रहेगा, तो उसको फिर वो बाकी की जो प्रेम भावनाएं पति के बारे में रहेंगी वो नहीं होगी, और प्रेम भावना नहीं होगी तो बाकी के भी सेक्स इशू भी आ सकते हैं। तो इसलिए मानसिक समस्याएं या वैवाहिक समस्याएं भी सेक्स की समस्याएं के लिए जवाबदार है, जिम्मेदार हो सकती है। और हिंसा तो बड़ी घिनौनी चीज़ है, पति पत्नी के रिलेशन में हिंसा होनी ही नहीं चाहिए।
हम हमेशा बोलते हैं कि हमें सीता जैसी पत्नी मिलनी चाहिए, पतिव्रता है ना, पर क्या पत्नी का भी उतना ही हक नहीं है कि उसको राम जैसा पति मिलना चाहिए? राम सीता ये मैं थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव है, सिंबलिज्म करके ले रहा हूँ। सिंबल कैसा है कि राम ने सीता को रावण के चंगुल से बचा के वापस लाया था, इसलिए वो सिंबॉलिक है। जो बड़ा होता है ओहदे में, अगर पति आपको लगता है कि मैं मेरे पत्नी से अपने वैवाहिक जीवन में ओहदे में बड़ा हूँ, तो मेरा उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप बड़े हो पति करके, तो आपकी पत्नी की सुरक्षा करना, उससे प्यार करना, उसको समाज में इज्जत देना, ये भी तो फिर आपका ही कर्तव्य है। बड़े बनने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन ताकत राम के पास भी थी, रावण के पास भी थी। पर रावण ने एक दूसरे मर्द की पत्नी को भगा के लाया, वो उसकी ताकत बुरे काम में खर्चा हुई। तो अगर हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो हमारे छोटे लोगों को, हमारे से जो उम्र में छोटे हैं, ओहदे में छोटे हैं, उनको तकलीफ देने के लिए बड़ापन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट उनको समझ लेने में, उनको प्रोटेक्ट करने में, उनको खुश रखने में अगर हमारा बड़प्पन हम इस्तेमाल करेंगे तो हम और बड़े बनते जाएंगे। तो इसलिए हिंसा इज़ कम्प्लीटली नो, वैवाहिक जीवन में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी हम हमेशा बोलते हैं कि हिंसा भी नहीं रहती है, सेक्स प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के डाइवोर्सेस होते हैं, बड़े अच्छे रहते हैं, दोनों में दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि जैसा मैंने बोला कि शादी के बाद अगर सेक्स प्रॉब्लम्स है तो शुरुआत के पहले 1-2 साल में डाइवोर्सेस होते हैं। लेकिन अभी ऐसे पाया गया कि स्त्री पुरुष 40, 50, 60 साल की उम्र के हो जाते हैं और उसके बाद भी उनके डाइवोर्सेस होते हैं। यानी एक दूसरे के साथ 20, 25, 30 साल गुजारने के बाद भी लोगों के डाइवोर्सेस हुए हैं, ऐसा देखा गया है। तो क्या कारण है? इतने साल ठीक रहते, क्योंकि डाइवोर्स कैसा है, डाइवोर्स हम जिसको बोलते हैं एम्पुटेशन, आपने नाम सुना होगा गैंग्रीन, कि गैंग्रीन यानी शहर में अपने शरीर में अगर जहर फैल गया तो किसी का पाँव काटना पड़ता है, किसी का हाथ काटना पड़ता है ना, क्योंकि वो जहर पूरे शरीर में न फैले इसलिए। या किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दवाई से ठीक नहीं होता है, तो हम उसकी सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो वो क्या हिंसा हो गई क्या? नहीं। क्या वो गलत है क्या? नहीं, क्योंकि बाकी शरीर को बचाना है, इसीलिए वो एम्पुटेशन सर्जरी या कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं। तो वैसे ही डाइवोर्स ये लास्ट थिंग है, आखिरी बार कुछ जब कोई उपाय नहीं बचते हैं एक दूसरे के साथ में अच्छे रहने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स दूर करने के, तब जाके डाइवोर्स होता है, यानी वो लास्ट स्टेप है। पर अपने समाज में क्या होता है कि अगर पति पत्नी में मतभेद है तो ये लोग किसी से बात भी नहीं करेंगे। यानी पत्नी को लगता है कि पति उससे अच्छा नहीं बर्ताव कर रहा तो वो अपने मायके में बताएंगी, पति को लगा पत्नी अच्छी बर्ताव नहीं कर रही तो अपने माँ बाप को बताएंगा, भाई बहनों को बताएंगा, और फिर लोग उसमें इसकी गलती है या नहीं है, या अपने कोई रिश्तेदार की, यानी मैं अगर लड़की का पिता हूँ तो मैं सिर्फ लड़की मेरी अच्छी ही है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ऐसा ही मान के चलता हूँ। या कोई लड़की वाले है तो वो सोचते कि नहीं लड़के की गलती है, लड़की की नहीं है, या लड़कों वालों को लगता है कि लड़की की ही गलती है, लड़कों वालों की नहीं। तो ये गलत है। हमेशा कोई भी रिलेशन में, वो भले पति पत्नी का रिलेशन हो, बाप बेटे का हो, या भाई भाइयों का है, बहन बहन का हो, उसमें एक दूसरे को समझना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं, तो खुद को समझने के लिए लोगों को समझना चाहिए, जिसको हम हमारे भाषा में साइकोलॉजी में एम्पैथी बोलते हैं, कि सामने वाला इतना गुस्से में क्यों है, उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो इतना रो क्यों रहा है, वो इतनी रो क्यों रही है, वो इतनी उदास क्यों है, उसकी मानसिकता क्या है समझने की कोशिश करना चाहिए, और मानसिकता के पीछे कारण क्या है वो समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई पति अपने पत्नी को मारता है और वो पत्नी उदास रहती है, रोते रहती है, तो वो उसके कारण रोती होंगी, उसने समझना चाहिए, तो उसका मारना भी बंद हो जाएगा, या चिल्लाना, उसके ऊपर चीखना, डांटना, वो भी बंद हो जाएगा। तो पत्नी भी खुश रहना चालू करेंगी, और पत्नी भी खुश रहना चालू करे तो शायद उनका व्यवहार एक दूसरे से अच्छा हो। तो ये सब जो वैवाहिक जीवन की कठिनाई होती है, एक दूसरे को समझने के लिए जो टाइम लगता है, कभी कभी एक दूसरे के स्वभाव इतने विपरीत होते हैं कि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। या मेरे पास जब लड़कियां आती है, उनके
हस्बैंड को कोई यौन समस्या रहती है, तब मैं उनको एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये यौन समस्या के अलावा भी इसके कोई बिहेवियर आपको पसंद नहीं है या ज़्यादा तकलीफ देता है ये? तो वो बोलती है नहीं। तो मैं उनको बोलता फिर डाइवोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी इसमें अच्छा है और तो सेक्स प्रॉब्लम तो अपन अच्छा कर ही सकते हैं। लेकिन अगर स्वभाव में भी अगर किसी के कोई कमियां हैं, खामियां हैं, तो उसको भी सुधारा जा सकता है। पर होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है तो वो किसी त्रयस्थ यानी थर्ड पार्टी या न्यूट्रल आदमी को मिलते ही नहीं। वो हमेशा सलाह लेते अपने लोगों की, यानी लड़की लेंगी अपने माँ बाप की, लड़का लेंगा अपने माँ बाप की। तो ये लड़का और लड़की के माँ बाप दूसरे की कोई गलती है यही सोच के चलते हैं, अपने भी लड़के या लड़की की गलती होंगी ये सोचते ही नहीं है। तो न्यूट्रल होकर चलना चाहिए। हम क्या होता है, हमारे जो लोग आते हैं हम बोलते कि वो दो पार्टी के अलग अलग लोग आ जाते हैं। जब दो पार्टी बन जाती है तो उनको सुलझाना, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो दो पार्टी होने के पहले ही, यानी हस्बैंड वाइफ में कभी भी टकराव आता है, मनमुटाव आता है, झगड़े होने लगते हैं, कंटिन्यूसली एक दूसरे को देखना अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन लगता है, तो ऐसे जो ये लक्षण है, तो ये लक्षण डाइवोर्स तक जाने के लिए इसको कंटिन्यूस सिर्फ अपने भाई बहनों को और सहेलियों को बताने में कोई मतलब नहीं है। आप किसी मैरिज काउंसलर, वैवाहिक सलाहकार जो रहते हैं, समुपदेशक, उनको मिल सकते। या मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो भी आप अपने आप ट्राई कर सकते, जिसको बोलते हैं ना कि सेल्फ हेल्प। तो इसीलिए मैंने एक सूत्र तैयार किया है। मैं उसको बोलता कि सुखी संसार के 7 सूत्र, या मराठी में हम बोलते सुखी संसाराचे 7 सूत्र, कि ये 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, ये 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ हम लोग इसके बाद चर्चा करने वाले हैं। अगले 1-2 एपिसोड में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है वो 7 हैबिट्स जिसके कारण हम हमारा जो डूबता हुआ या टूटता हुआ जो हमारा विवाह है वो फिर से संवार सकते हैं, फिर से जोड़ सकते हैं, हमारे जो वैवाहिक रिलेशन है वो फिर से जोड़ सकते हैं। तो इसका 7वां जो सूत्र है, 7वां सूत्र है वो है संभोग, यानी पुरुष और स्त्री के बीच का सेक्स रिलेशन। अब ये मैंने आखिरी वाला सूत्र पहले इसीलिए बता दिया है कि पिछले अपन ने 15-20 एपिसोड्स में हमने सेक्स और सेक्स के बारे में ही बात की है, तो उसके बारे में हम नहीं करेंगे। लेकिन जो पहली 6 सूत्र या पहली 6 आदतें या 6 हैबिट्स जो है उसके बारे में हम इसके बाद के सभी एपिसोड्स में चर्चा करने वाले। तो क्या है वो? सर्वप्रथम स्वभाव, वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अब 2 व्यक्ति आने वाले, दोनों के अलग अलग स्वभाव है, उसमें टकराव आ सकता है। तो स्वभाव कैसा रहना चाहिए, या सामने वाले का स्वभाव कैसा है, उसको हमने कैसा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये एक पहली ये हो गई। फर्स्ट जो आदत बोलेंगे वो है स्वभाव। दूसरी आदत क्या है? संवाद, कि एक दूसरे की बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, संवाद कौशल्य, वो कैसा है, वो बराबर हो रहा है कि नहीं, ये दूसरे हैबिट्स में हमने सीखना चाहिए। या हमारे पास अगर कोई ऐसे कपल्स आते हैं तो हम उनको इस 7 जो आदतें उस आधार पे क्या क्या कहाँ कहाँ गलतियाँ है डायग्नोसिस करना रहता है ना। जो किसी का समझो शुगर बढ़ गया है तो हर वक्त उसको ब्लड शुगर करके देखना पड़ता है, तो वैसे ही ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम बोल सकते हैं कि कहाँ गलती हो रही है और उसको कहाँ सुधारना है। ये डायग्नोसिस करने में ये 7 स्टेप्स हमको मदद कर सकती है। तीसरा है स्वास्थ्य। बहुत बार स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स के कारण भी वैवाहिक जीवन में बाधा आ सकती है। एक दूसरे का गुस्सा आना या एक दूसरे की चिढ़ उत्पन्न होना, ये भी स्वास्थ्य के कारण हो सकता है या स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण हो सकता है। सत्य, हमेशा बोला जाता है कि सत्य बड़ा अहम है। 2 जनों के कोई भी रिलेशन में सच्चाई होनी चाहिए, एक दूसरे को मन को जानना चाहिए और एक दूसरे को सच बताना चाहिए। और फैमिली लाइफ में और वैवाहिक जीवन में तो सच्चाई बहुत सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है हम हर जब आदत डिस्कस करेंगे तब बताने वाले है ही, लेकिन आज सिर्फ मैं उनके नाम गिना रहा हूँ। 5वां है समय। समय एक दूसरे को कितना देते हैं और एक दूसरे के साथ हम कितना समय बिताते हैं, क्या वो समय क्वालिटी टाइम है या नहीं है, वो समय अच्छे से बीत रहा है या नहीं है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो समय भी आंकना चाहिए और कैलकुलेट होना चाहिए। और 6वीं जो आदत है वो है स्पर्श।
अब इस स्पर्श के बारे में भी मैं आगे विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि स्पर्श भी इम्पोर्टेंट क्यों है। कि हमने देखा है विक्स की एडवर्टीजमेंट देखते हैं लोग, तो वो माता का स्पर्श होता है उसके छाती को, विक्स का कितना एक्शन होता है मेडिकली ये नहीं जानते हम, पर माता के स्पर्श से, प्यार भरे ममतामय स्पर्श से भी वो बालक को या बालिका को अच्छा लगने लगता है। या हम जब किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो चरण स्पर्श करने के बाद में वो व्यक्ति जिसके हम चरण स्पर्श कर रहे हैं वो अपने पीठ पे हाथ रखता है या सर पे हाथ रखता है आशीर्वाद के रूप में, तो वो एक दूसरे को ऊर्जा देने का स्पर्श होता है। तो स्पर्श में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पर्श में भी काफ़ी फायदे होते हैं। तो ये सब फायदे, और 7वीं हैबिट है संभोग। तो ये संभोग भी इम्पॉर्टेंट है, वो हमने पहले ही देखी है, इसलिए हम सिर्फ पहले 6 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम शुरुआत करेंगे स्वभाव, और फिर एक एक हैबिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आज के लिए ये सब जो भी हमने चर्चा की वो पर्याप्त है। हम अगले बार फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार।